हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, आज से हम लोग यूपी जीके का संपूर्ण रिवीजन भाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको ये लेक्चर नंबर 1 देखने को मिल रहा है। जो कहाँ से होने वाला है, ये हमारे हैंड रिटन यूनिवर्सल नोट से होने वाला है। तो देख सकते हैं, यूनिवर्सल नोट यूपी जीके और कंप्यूटर दोनों अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और ले लेना है। और आपको पता है न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है, तो न्यू ईयर में आपको एक कम प्राइस पे देखने को मिल जाएगी। क्लास किसके लिए भाई? यूपी ट्रिपल एस सी की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, जेई, स्टोनो। स्टोनो का तो 20 जनवरी को पेपर होने वाला है और जूनियर असिस्टेंट का 1 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा ये। आप यहाँ से क्या करेंगे, चीज़ों को अपने आसानी से ग्रैब करते हुए चलेंगे और चीज़ों को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं और साइज बढ़ाता हूँ इसको, और आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लेक्चर को। देखिए भाई, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर 4612, जूनियर असिस्टेंट 3284, स्टोनो 1224। ठीक है, उसमें कंप्यूटर और यूपीजी के कॉमन है। तो आपको कंप्यूटर जो 149 की थी न्यू ईयर ऑफर में, वो मात्र 121 की मिल जाएगी। यूपीजी के जो 179 की थी, वो मात्र 149 की मिल जाएगी। और भाई, जितने सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है उनके लिए टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं 199 में। ठीक है, ये हालांकि वैल्यू 251 है, लेकिन अभी इसको हमने ड्रॉप किया है ऑफर प्राइस में, जो कि आपको नई ईयर में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। देख सकते हो भाई, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय। नोट्स देखो किस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसी तरीके से ये ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें हर एक चीज़ को कवर कर दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस पर ध्यान बनाते हुए चलेंगे। और 2025 से जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, सबके लिए ये क्या है, वीडियो उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूपीजी के कॉमन है। ठीक है, नोट्स प्राप्त करने के लिए भाई इस नंबर पर मैसेज करना है। देख सकते हो क्या क्या सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, कैसे कैसे पेपर का स्तर आ रहा है। तो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। देखो नोट्स में क्या क्या है, परिचय है, मैपिंग है, भूगोल है, इतिहास है, पॉलिटी है, उत्तर प्रदेश की नीति और योजनाएं हैं, करंट अफेयर है, स्ट्रेटेजिक है। और 15-12 से लेकर भाई 16-9, मतलब ड्रॉपमैन तक के सारे पेपर का ऑनलाइनर इसमें डाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लेखक हैं, कवि हैं, और ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल रही हैं। तो अभी भाई ये 179 नहीं, 149 का ही मिल रहा है न्यू ईयर ऑफर में। तो इसको जल्द से जल्द दो और पढ़ाई के अपने शुरू करो। ठीक है, चलिए, और सारी चीज़ें आप ऐसे देखते हुए चलेंगे, सब एकदम बढ़िया से मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें अब हम लोग सीधा परिचय की बात करते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, यूनिवर्सल नोट नाम है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी ऑल एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश का परिचय हम लोग शुरू करने वाले हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, नोट्स देख सकते हो भाई, पूरी कंप्लीट मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, एकदम बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका, राजकीय चिन्ह की बात करेंगे। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह में देखो, स्वीकृति कब इसको मिली थी, 1938 में मिली थी। ठीक है, स्वीकृति की बात करते हैं तो 1938 में मिली थी। और भाई राजकीय चिन्ह में क्या है, आप देखते हो इस तरीके रहेगा। यहाँ पे इंद्रधनुष रहेगा और इधर 2 मछलियाँ रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 मछलियाँ हैं, क्या है भाई, अवध में मुस्लिम शासक के प्रतीक का चिन्ह है। ठीक है, तो आपको पता है, क्योंकि जो अवध में मुस्लिम शासक थे, उन लोगों के प्रतीक के लिए 2 इसमें क्या है, मछलियाँ डाली गई हैं। और जो तीर धनुष है भाई, भगवान श्री राम के प्रतीक है। ठीक है ना, भगवान श्री राम क्या करते थे भाई, आपको पता है, इंद्रधनुष अपने साथ रखते थे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनके लिए ये प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें आपको हल्की हल्की तरंगे देखने को मिलेगी सिंबल में। तो वो क्या है, गंगा यमुना सरस्वती, इनके संगम का प्रतीक है। आपको पता है, जहाँ पर संगम होता है वहीं पर प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, जो कि हर 12 वर्ष पे लगता है। आपको पता है, इस वर्ष भी कुंभ का मेला लगा हुआ था। ठीक है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम बात दूसरी करने वाले भाई, राजकीय भाषा की बात करते हैं। तो राजकीय भाषा में आपको देखने को मिलेगा, जो पहला भाषा है अपना यूपी का, क्या है, वो हिंदी है। और जो दूसरा भाषा है, वो सहायक भाषा के रूप में जाना जाता है, उर्दू है। उर्दू को कब भाई अस्तित्व में मिला, 1989 में सहायक भाषा के रूप में इसको राजभाषा का दूसरा दर्जा मिला। और जो हिंदी पहला है भाई, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत इसको राजभाषा घोषित किया गया। और राजभाषा की जो चर्चा भाई अपने आर्टिकल 345 में है, जिसको मैं प्रादेशिक भाषा बोलता हूँ। कोई भी राज्य किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा सुन सकता है। जैसे आप दक्षिण भारत में देखते होंगे, कन्नड़ है, केरल, मलयालम है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। ठीक है,
तो इस तरीके से वो सब क्या है, स्वतंत्र है। हर राज्य चाहे तो अपने लिए क्या कर सकता है, एक राज्य भाषा चुन सकता है, मौका पड़ने पर दो। जैसे उत्तर प्रदेश ने दो चुना, एक हिंदी तो मेन चुना और सहायक के रूप में उर्दू को चुना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से राजभाषा 300 आर्टिकल 45 याद रखेंगे, ठीक है। नोट्स देखो भाई किस बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। राज की पशु की बात करते हैं तो प्राप्ति स्थल की बात करो, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले समझो, ये जितने भी तराई क्षेत्र हैं वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तराई क्षेत्र में देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मतलब लखीमपुर खीरी में मिलता है, और देखो यहाँ पर तराई क्षेत्र पहले से लिखा हुआ है, तो इस बात को भी आप समझ रहे हैं। और किशनपुर वन्य जीव विहार मतलब लखीमपुर खीरी में ये भी स्थित है, वहाँ पर भी ये मिलता है, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज ये समझ में आ रहा है कि जितने भी तराई क्षेत्र है वहाँ पे आपको क्या मिलने को देखने को मिलेगा, राजकीय पशु मिलेगा। और राजकीय पशु क्या होता है भाई, 12 होता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है, रूसवर्स ड्रुआसेली होती है। इसको दलदली मिर्ग भी बोलते हैं, इसको स्वयं डियर बोलते हैं, और इसको दलदल का हिरण भी बोलते हैं। तो इसके नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि नाम यहाँ से घुमा घुमा पूछता है, ठीक है। 12 बोलेंगे, रूसवर्स ड्रुआसेली बोलेंगे, दलदली मिर्ग बोलेंगे, स्वयं डियर बोलेंगे, और दलदल का हिरण बोलेंगे, और लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। तो राज की पशु देख लिया आपने, राज की भाषा देख लिया आपने, और राज की चिन्ह आपने देख लिया। उम्मीद करूंगा तीनों चीजें आपको समझ में बढ़िया तरीके से आई होंगी। और आगे हम बढ़ते हैं तो राज की पुष्प की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोला जाता है, जो इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक नाम है। जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है वो राज की पुष्प का वैज्ञानिक नाम है। इसकी स्वीकृति कब मिली भाई, 2011 में मिली, ठीक है ना। और राज की चिन्ह कब मिली, 1938 में मिली, ठीक है। इस सब बातों को ध्यान रखेंगे। इसको टाक भी बोलते हैं, पलास भी बोलते हैं, टेसू भी बोलते हैं, जंगल की आग बोलते हैं, और इसी का इंग्लिश जो होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। और इसका उपयोग क्या करते हैं भाई, इसका जो बीज होता है पेट में कीड़े मारने की औषधि के रूप में काम होता है, ठीक है। तो राज की पुष्प में आपको एक चीज समझना होगा, इसकी स्वीकृति कब हुई भाई, 2011 में हुई, ठीक है। 2011 में इसकी स्वीकृति हुई, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। इस बात को आप समझते हैं। और उसके बाद इसमें और क्या है, टाक है, प्लास है, टेसू है, जंगल की आग है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है। और ये क्या करता है, पेट में जो भी कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए इसके बीज का उपयोग किया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई। हमने पहले पेज में क्या देखा, राज की पुष्प के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, राज की पशु के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे राज की भाषा के रूप में देखा। और फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, राज की चिन्ह के रूप में देखा। तो ठीक है, कंटेंट आपको कैसा लग रहा होगा बताएंगे। और बढ़िया तरीके से भाई देखो, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है तो नोट्स ले लेना है, ठीक है। नोट्स लेंगे तभी आपको मजा आएगा लाइफ में, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो, राज की वृक्ष की बात करते हैं, ठीक है। जो राज की वृक्ष होता है क्या होता है भाई, ये अशोक होता है। और ये क्या होता है, आई क्षेत्र का वृक्ष है, ठीक है। और सरकरा अशोक इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो राज की वृक्ष के बारे में भी ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि अशोक और इसमें का बढ़ा दो तो सरका अशोका हो जाएगा। और एक आई क्षेत्र का वृक्ष है, ठीक है ना। इस बात को समझेंगे ध्यान से। अब हम लोग राज की पक्षी की बात करते हैं भाई। सब देख लिए राज की, तो पक्षी भी देखने हैं। ये कब से मान्य हुआ, 2014 से मान्य हुआ। नोट्स लेने के लिए भाई इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी यही है, ठीक है। जो राज की पक्षी है आपका पता है कौन सा है, सारस है। उसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है ग्रॉस एंटीगोन है। और क्रेन इसको बोलते हैं। और सरोवर के पास प्राकृतिक आवास करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे पानी वगैरह देखने को रहता है वहाँ पे सारस क्या करते हैं, अपना निवास करते हैं, जो कि प्राकृतिक आवास है, मतलब नेचुरल रेसिडेंस है, समझ रहे हैं। और ग्रास इंडिगो इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको क्रॉन्च भी बोलते हैं, सारस भी बोलते हैं। और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी यही होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जो राज की पक्षी है ये 2014 में इसका क्या हुआ, स्वीकृत इसको किया गया। कौन सा राज की पक्षी है, सारस है। क्रॉन्च भी बोल सकते हैं, ग्रॉस एंटीगोन भी बोल सकते हैं। और इसको भाई सरोवर के पास रहने के लिए जाना जाता है। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। इसका स्वीकृति चिन्ह याद रखेंगे, 2014 में इसको याद किया गया, ठीक है। अब भाई हम राज की खेल की भी बात करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो राज की खेल जो उत्तर प्रदेश का भाई वो क्या है, हॉकी है। इस बात को आप समझो। ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन रहा, लगातार 8 बार क्या हुआ, इन्होंने 6 बार गोल्ड जीता, ठीक है। 1928 से लेके 1956 तक लगातार 6 बार भारत ने क्या किया, हॉकी में गोल्ड जीता। आपको पता है जो ओलंपिक होता है 4 साल पे होता है, ठीक है ना।
इस बात को समझते हैं। सिल्वर भारत 1 बार जीता है, ब्रॉन्ज 4 बार जीता है और टोटल ओलंपिक में भारत 13 मेडल जीत चुका है। ठीक है, 13 में 8 आपको गोल्ड देखने को मिलेगा, 1 आपको सिल्वर देखने को मिलेगा और 4 आपको ब्रॉन्ज देखने को मिल जाएगा। टोटल 13 हो जाएंगे और लगातार 6 बार गोल्ड जीतने का भी रिकॉर्ड है। और हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है? तो भाई मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, जो कि प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, और आपको पता है 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में। ठीक है, तो खेल दिवस यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाए, कब मनाया जाता है? 29 दिवस अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्यों हॉकी का जादूगर कहते हैं? क्योंकि लगातार 6 बार गोल्ड जीतने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और इनको देखो यहाँ पे हॉकी के जादूगर, और इन्हीं के नाम पे भाई पहला खेल विश्वविद्यालय बना है। कहाँ पर बना है? मेरठ में बना है, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, समझ में आया? और यहीं से भाई एक जिला एक उत्पाद का शुरुआत हुआ और यूपी ने कबड्डी को क्या किया भाई? गोद लिया, मतलब स्पॉन्सर किया। कबड्डी को यूपी क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा क्या हो, सामने निकल के आए। ठीक है, इस बात को आप समझो। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पूरी उम्मीद है हमको। ठीक है, यूपी ने क्या किया? कबड्डी को गोद लिया, स्पॉन्सर करता है, मतलब उसको बढ़ावा देता है। भाई आप देखते हो ना, किसी चीज़ का कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है तो उसके फेस पे लोग क्या करते हैं? सामान खरीदने का प्रयास करते हैं। जैसे देखते होंगे, कोनो आ जाएगी कहेगी 5 रुपए का फेयर लवली लीजिए और उससे आप हो जाइए चमगादड़। समझ रहे? तो चमगादड़ नहीं बनना है, जैसा आप नेचुरल है उसी तरह रहिए। इन लोग के बहकावे में ना आए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ये सब ऐसे करते हैं मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप ये समझ गए राजकीय खेल के बारे में। क्या है? हॉकी है। ओलंपिक में इसमें क्या प्रदर्शन रहा भाई? 8 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है, 4 ब्रॉन्ज जीता है, टोटल 13 मेडल जीता है और 6 बार भाई 1928 से लेकर 1956 तक लगातार क्या किया है? 6 बार गोल्ड जीता है। और इन्हीं के नाम पर भाई मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में अवेलेबल है। और एक जिला एक उत्पाद इन्हीं से प्रेरित होकर शुरू किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? कबड्डी को गोद लिया, स्पॉन्सर करता है। ठीक है, और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो प्रयागराज हुआ, यूपी में। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब भाई हम राज की मछली की बात करते हैं। राज की मछली क्या होता है? तो भैया इसको चीतल बोलते हैं, चितला बोलते हैं या मोए बोलते हैं। जैसे तुम मीम देखते हो ना, मोए मोए, तो उसी तरीका ये मोए है। ठीक है भाई, तो समझ रहे हो? थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जरूरी होना चाहिए पढ़ाई में, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा भाई। समझ रहे हो? तो राज की पक्षी के बारे में चीतल देख लिया, चितला देख लिया, मोए देख लिया। अब पूरी तरीके से अब मैं बात करने वाला हूँ राज्य जल जीव के बारे में। राज्य जल जीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगा के डॉल्फिन को 2023 में राज्य जल जीव घोषित किया गया। ठीक है, ये भैया डॉल्फिन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये एक स्तनधारी मतलब मैमल होती है, जो कि बच्चे पैदा करती है। ठीक है ना, अंडे नहीं देती है। ठीक है, स्तनधारी का मतलब होता है कि अपने बच्चे को वो दूध पिला सकती है। समझ रहे हैं? जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल भी अपने बच्चों को क्या कर सकती हैं? दूध पिला सकती है। समझ रहे हैं? तो वो भी मैमल में आती हैं। उसी तरीके से डॉल्फिन जो होती है वो भी स्तनधारी में आती है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट संरक्षण केंद्र बना भैया पटना में बना। ठीक है, पटना बिहार। ठीक है, और वहीं पे फर्स्ट डॉल्फिन अभ्यारण्य जो बना भागलपुर, ये भी बिहार में है। और जो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है भाई 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं कैसे कैसे पूछा जाता है, समझो यहाँ पे। जैसे मान लो पूछ लिया कि राज्य जल जीव कब घोषित किया गया, तो राज्य जल जीव कब घोषित किया गया इस बात का तो आपको अंदाजा है ही, कब किया गया भाई? 2023 में इसको घोषित किया गया। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ठीक है। फिर दूसरा पूछ सकता है डॉल्फिन क्या है, तो भाई एक स्तनधारी है। पूछ सकता है पहला संरक्षण केंद्र कहाँ पर बना, तो पटना में बना। पूछ सकता है पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर बना, भागलपुर में, दोनों बिहार में है। पूछ सकता है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राज्य जल जीव के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी। भाई नोट्स के लिए नंबर पर मैसेज करो और बढ़िया तरीके से देखो कंटेंट किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, आज हम सिर्फ क्या रखते हैं? परिचय रखे हैं। और परिचय में आपको पूरी हमने क्या किया? राज्य के संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनको हमने बताने का प्रयास किया। ठीक है, एक बार मैं पूरे आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप कंपाइल फॉर्म में पूरी चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है,
पहले नंबर तो हम राज की चिन्ह की बात करते हैं। तो राज की चिन्ह कब होता भाई? ये स्वीकृति 1938 में मिली। दो मछलियां होती है जो अवध में मुस्लिम शासकों का प्रतीक होती है। इसमें इंद्रधनुष होता है जो भगवान श्री राम का प्रतीक होता है। और तीन तरंग की बात करते हैं तो गंगा यमुना सरस्वती और उनके संगम का प्रतीक होता है। इसी के कारण प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है जो कि हर एक 12 साल पर लगता है। और आपको पता है इस वर्ष भी कुंभ का मेला हुआ था कि नहीं हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुंभ का मेला जो हुआ था कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक हुआ था और ये भी बताएंगे। और 76वां जिला जो अस्थायी रूप का जिला था उसका क्या नाम था, ये मेरे को बताएंगे आप लोग, ताकि समझ में आए कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बस हवा चल रहा है भाई। फिर हमने राज की भाषा के बारे में बात किया तो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता है हिंदी है, जो कि यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत में है। और जो इसका दूसरा सहायक भाषा है 1989 में सहायक राजभाषा के रूप में आया। और प्रादेशिक भाषा भाई आर्टिकल 335 में उल्लेखित है, जहाँ पे आपको एक स्वतंत्रता मिलती है कि कोई भी राज्य कोई भी एक अपना राजभाषा चुन सकता है, ठीक है। राज की पशु की बात किया तो 12 सिंगा होता है, रूसवर्षेली होती है, दलदली मिर्ग होती है, श्वेब डियर होती है, दलदल का हिरण होता है। इसके काफ़ी सारे नाम है। इसका जो डुअर्सेली वैज्ञानिक नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका प्राप्ति स्थल जो भी होता है भाई उत्तराई क्षेत्र होता है, जैसा कि आप देख सकते हो लखीमपुर खीरी में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और किशनपुर वन्यजीव विहार है, दोनों जगह इसको पाया जाता है। तो इस बात को आप समझते होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राज की पुष्प की बात करें लें। अगर राज की पुष्प की बात करें तो इसकी स्वीकृति भाई 2011 में हो गई थी। और पेट में जो भी कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए इसका बीज काम में आता है। टाक बोलते हैं, प्लास बोलते हैं, टेसू बोलते हैं, जंगल की आग बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं, जो कि वैज्ञानिक नाम है। इतनी बातें आपको समझ में आती होंगी, ठीक है। और राज की वृक्ष की बात करते हो भैया अशोक होता है, इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, सरका अशोका बोलते हैं इसको। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राज की पक्षी की बात करें तो भाई इसकी स्वीकृति 2014 में हुई थी। और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे लंबा उड़ता है और इसका सारस क्रांच नाम है। ग्रास इंडिगो इसका वैज्ञानिक नाम है। क्रेन इसको बोलते हैं। और सरोवर के पास ये सब प्राकृतिक आवास होकर आता है जहाँ पे पानी वगैरह देखने को मिलता है। और ये सबसे लंबी पक्षी है, ठीक है, ऊंची, ठीक है, ध्यान रखें। राज की खेल के बारे में हमने सारी चीज़ें आपको बताई। राज की खेल उत्तर प्रदेश का यूपी का हॉकी है, उसमें ओलंपिक में क्या होगा 8 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता, 4 ब्रॉन्ज जीता, टोटल 13 जीत चुका है। और 6 बार लगातार क्या कर चुका है, गोल्ड जीत चुका है 1928 से लेकर 1956 तक। और यहीं पे बात करें हम लोग तो देख सकते हो 28 अगस्त को 1905 में इनका जन्म हुआ, कहाँ पर, प्रयागराज में। और इन्हीं के जन्म के दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर एक पहला उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय जो कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में अवेलेबल है। एक जिला एक खेल इन्हीं के उद्देश्य से प्रेरित होकर शुरू किया गया। और यूपी ने क्या किया, कबड्डी को भाई गोद लिया, इस बात को आप समझते होंगे। और सारी चीज़ ध्यान, राज की मछली की बात करते हैं तो भाई चितला बोलते हैं उसको, या चीतला बोलते हैं, मोए बोलते हैं, सारी चीज़ समझते होंगे। राज जल जीव की बात करते हैं तो भाई 2023 में इसको गंगा की डॉल्फिन को राज्य जल घोषित किया गया। और जो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका जो पहला संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है भाई, ये पटना में है। और पहला जो अभ्यारण्य इसका है कहाँ पे है, भागलपुर पटना में है। ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सेशन है, कॉम्पैक्ट सेशन है और चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ जितने लोगों को समझ में नहीं आया हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस तरीके का रहा उन लोगों का लेक्चर। और जितने भी लोग हो सके मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ तभी इसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। हालांकि ये पेड कंटेंट है, आप क्या करोगे, नोट्स ले लोगे, क्योंकि आपके पास अभी 1 फरवरी का टाइम है जूनियर स्टूडेंट के पास। और जो स्टोनो वाले हैं 20 जनवरी को पेपर है, तो भाई इसको पढ़ सकते हो। 240 पेज की पूरी नोट्स है, पूरा एकदम बढ़िया, एकदम ऐसे कॉम्पैक्ट नोट देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लो भाई अभी ऑफर भी चल रहा है न्यू ईयर का, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर आपको 149 की जगह पर मात्र 211 का मिल जाएगा। और यूपीजी की 180 की जगह पे 150 का ही मिल जाएगा। और टेक्निकल के जितने शॉर्ट नोट्स हैं भाई 251 की जगह पर मात्र 199 का मिल जाएगा। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से मैसेज करके नोट्स लेंगे। थैंक यू सो मच, तैयारी अपने करते रहेंगे।